तबाही का प्रकोप झेलती मां नर्मदा, प्रदूषण के जहर से जूझती नर्मदा, जीवनदायिनी नर्मदा पर संकट। मैया की कृपा पर कौन है नर्मदा के गुनहगार? नर्मदा नदी का नाम आते ही जहन में एक ही ख्याल आता है, अविरल नदी जो लाखों लोगों को जीवन प्रदान करती है। लेकिन बदलते वक्त के साथ जीवनदायिनी नर्मदा अब खुद जीवन के लिए जूझ रही है। नर्मदा के अस्तित्व पर मंडराने वाले इस संकट के लिए आखिर वो कौन से मूल कारण हैं, हम इस कड़ी में जानेंगे आज। हिंदुओं के पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान शिव मैकल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, तभी उन्हें पसीना आया, जिससे पूरी घाटी जलमग्न हो गई। उस जल से एक देवी प्रकट हुई, जो दुनिया में जीवनदायिनी नर्मदा के नाम से प्रचलित हुई। नर्मदा नदी का स्रोत मध्य प्रदेश का अमरकंटक है। यहीं से निकलकर नर्मदा विंध्य और सतपुड़ा पर्वत की घाटी से होते हुए 1300 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। इसके बाद यह अविरल नदी गुजरात के खंबात खाड़ी में समा जाती है। नर्मदा विपरीत दिशा में बहने के लिए जानी जाती है। नर्मदा पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहती है। नर्मदा भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। यह नदी मध्य प्रदेश के 16 जिलों से होकर गुजरती है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है, जबकि 41 सहायक नदियां हैं। नर्मदा भारत के विकास की अविरल गाथा लंबे समय से गुनगुनाती आ रही है, लेकिन मनुष्यों की बेतरतीब दखलंदाजी और अव्यवस्थाओं का मकड़जाल उस विकास की दिशा को विनाश की तरफ परिवर्तित कर रहा है। लोगों को जीवन देने वाली नर्मदा अब मैली हो चुकी है। इसकी मूल वजह 162 मिलियन लीटर से ज्यादा सीवरेज है, जो मां नर्मदा के जहन में जहर की भांति घुलकर उनके मूल अस्तित्व को समाप्त कर रहा है। इस कड़ी में हमने मध्य प्रदेश के 16 जिलों से होकर गुजरती नर्मदा की पड़ताल की। इसमें नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक से लेकर मध्य प्रदेश के आखिरी जिले अलीराजपुर तक नदी के तह को खंगाला। नर्मदा को दूषित कर रहे उनके कारणों को जानने के लिए हमारे रिपोर्टर चप्पे चप्पे पर पड़ताल करने निकले। सबसे पहले हमारे रिपोर्टर अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहुंचे, जहां से नर्मदा की शुरुआत होती है। अमरकंटक में हमने पानी की स्वच्छता का आकलन किया तो देखा कि यहाँ पानी इतना स्वच्छ है कि लोग उसे पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। हमारे संवाददाता सबसे पहले नर्मदा के उद्गम स्थल अनूपपुर के अमरकंटक पहुंचे, जहां उन्होंने नदी की स्वच्छता का जायजा लिया। यहां पर हमने देखा कि प्रदूषण को लेकर जागरूकता का घोर अभाव है। नदी के उद्गम स्थल से ही मंदिरों से निकलने वाले नाले डायरेक्ट नदी में छोड़े जा रहे हैं। नर्मदा में प्रदूषण की शुरुआत अमरकंटक से ही शुरू हो जाती है। यहाँ मंदिरों से ही गटर को बिना ट्रीटमेंट के नदियों में सीधे छोड़ा जाता है। यह रवैया नदी की सफाई अभियान पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है। यहाँ लोगों को साबुन शैम्पू इस्तेमाल करने से भी मना किया गया, जिससे प्रदूषण में कुछ हद तक कमी आई। पूरी जिले के पवित्र नगरी अमरकंटक में जहां मैया नर्मदा जी का उद्गम स्थल है, देख सकते हैं कि मैया सामने विराजमान है और जहां से मैया जी का उद्गम स्थल है। आइए हमारे पास बात करने की बहुत जल की बात करेंगे तो साफ सफाई रहता है, लोग चरणामृत की तरफ उसका उपयोग करते हैं। जल की बात करेंगे, जल पीने योग्य है। हाँ, नर्मदा जल है तो गंदा तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि माँ है, तो इसी जल को लोग ग्रहण करते हैं, पूजा के लिए ले जाते हैं। वो उसको क्या किया जा सकता है। हाँ, लेकिन इतना कह सकते हैं कि यहाँ जब से स्नान बंद हुआ है तो ये पीने योग्य जल है। लेकिन बाहर तो इससे भी ज़्यादा दुर्दशा है ना, क्योंकि नर्मदा मंदिर के चारों तरफ से जो गटर बह करके नर्मदा जी में जाता है और उसका जो वाटर पोल्यूशन है उसको मैं कह नहीं सकता, क्योंकि माई है। तो अब आप उसको खुद समझ सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं। नर्मदा जो अमरकंटक से निकलते हुए पहले पड़ाव डिंडौरी में पहुंचती है। डिंडौरी में पहुंचने पर नर्मदा पर 7 नालों का सीधा असर देखने को मिलता है।
शहर के गंदी नालियों से होता हुआ पानी दूषित प्रदूषित सभी मिलकर नालों में तब्दील होते हैं और नाले जाकर सीधे नर्मदा में प्रवाहित होते हैं। अमरकंटक से निकलकर पहला पड़ाव डिंडोरी और दूसरा पड़ाव मंडला पहुंचती है, जहां पर मंडला पर 16 नाले मां नर्मदा पर समाहित होते हैं। आज की स्थिति में यह पानी आचमन करने लायक भी नहीं रह गया है। कुटी घाट में जहां पर नाला सीधे सीधे देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि सीधे नाला का पानी नर्मदा मैया में समाहित हो रहा है और इन घाटों की स्थिति में आप देखेंगे कितनी गंदगी पड़ी हुई है, गंदगी का अंबार है। प्रदूषण के इस जहर को बढ़ाने में जबलपुर सबसे टॉप पर है। जबलपुर में रोजाना 136 मिलियन लीटर गंदगी नर्मदा में छोड़ी जाती है। हमारे रिपोर्टर ने सफाई अभियान को मैला कर रहे उस तस्वीर को उजागर किया जिसने नर्मदा को दूषित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पहुंचे हुए जबलपुर के गौरी घाट के पास आपको एक नर्मदा दिखाते हैं कि किस तरह से मां नर्मदा जो मध्य प्रदेश की लाइफलाइन भी है, जीवनदायिनी भी है और सबसे आराध्य है, उसमें देखिए किस तरह से गंदगी यहाँ पर जो है वो मिलाई जा रही है। वीआईपी का वीवीआईपीओ का आना जाना लगा रहता है, वहां पर इस तरह से कचरा, आप घाट पे गंदगी देखिए, यहाँ पर खड़ा होना दुश्वार है। आलम यह है कि ये कचरा बदबू मारने लगा है। पूरा घाट आप यहाँ से वहां तक देख लीजिए, स्थिति आपको दयनीय नजर आएगी। ये है मध्य प्रदेश की लाइफलाइन नर्मदा नदी। प्रतिदिन इसमें कई हजारों लीटर गंदा पानी, नाले नाली का पानी जो है वो यहाँ पर बहकर आता है। आप देख सकते हैं ये जो नाला बना हुआ है ये नर्मदापुरम का नाला है और ये जो नर्मदापुरम में करीब 30,000 जो घर हैं और जो घरों में से जो गंदा पानी निकलता है वो इस नाले के सहारे आकर मां नर्मदा के पानी में मिलकर उस पानी को प्रदूषित कर रहा है। इसी के साथ रासायनिक प्रक्रियाओं से नदी के पानी में कोलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ने से मां नर्मदा का जल जो है वो पीने योग्य नहीं बचा है। मध्य प्रदेश की सरकार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो रसूलिया में बनना है उसका निर्माण भी किया जा रहा है, लेकिन उसका जो निर्माण जो जिस गति से हो रहा है वो कछुए की चाल के समान दिखाई दे रहा है। अमरकंटक से होती हुई मंडला, जबलपुर से होशंगाबाद, नर्मदापुरम के बाद में हरदा हंडिया होती है और ओंकारेश्वर में आती है। ओंकारेश्वर में मां नर्मदा जो है, देखिए अब हम आपको बताते हैं कि मां नर्मदा का जो पानी और जल कितना प्रदूषित हो रहा है कि सीधे नालों का पानी इसमें यहाँ पर छोड़ा जा रहा है और इसके चारों तरफ मां नर्मदा का जल है जो इस पर्वत का अभिषेक करता है। इसको स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। शास्त्रों में इस ज्योतिर्लिंग को चौथा, देश के 12 ज्योतिर्लिंग में चौथा ज्योतिर्लिंग है और ओंकार पर्वत की जो ओम में आकृति बनी हुई है, पूरी ऊपर से देखने पे ही है ओंकार पर्वत ओम आकार में दिखता है। और यहाँ पर सीधा नालियों का पानी जो है, यहाँ पर सीधा नाले का पानी नर्मदा में छोड़ा जा रहा है। किसी ज़माने में लोग माँ नर्मदा का आचमन सीधा जल से करते थे, लेकिन नर्मदा के दोनों तटों पर आप देखेंगे कि किस प्रकार की गंदगी पसरी पड़ी है और पानी इतना प्रदूषित हो चुका है। ठीक सामने देखिए भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर है। अभी आपको हमने ऊपर से दिखाया था, अब हम सीधा नीचे पहुंचे जहां पर पूरे नगर का गंदा पानी यहां पर नालियों के द्वारा मां नर्मदा के उसमें छोड़ा जा रहा है और किस तरह से पूरा यहां पर देखिए मां नर्मदा का जल जो प्रदूषित हो रहा है, आपको दिखा दूं मैं आपको यहां पर पूरा किस तरह से पूरा ये मतलब मान के चलिए कि सीधा डायरेक्ट नर्मदा का पानी आ रहा है और यहां पर देखने में ये आ रहा है कि ये पानी का कलर देखिए जो आ रहा है ना, इसमें किस तरह का सफ़ेदपन जो निकल के दिख रहा है, इससे साफ में होता है कि ये कितना प्रदूषित कर रहा है। और ठीक भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर सामने है और इसमें इतना प्रदूषित पानी है कि यहाँ पर पानी बदबू मार रहा है। हमारा यहाँ पर खड़ा रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। गोमुख घाट, जहाँ पर लोग स्नान करके मां नर्मदा की परिक्रमा उठाते हैं और यहीं से जल भरकर पूरी 2800 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा पैदल यात्रा करते हैं। पर देखिए यहाँ पर क्या दुर्दशा है, मां नर्मदा का जल सीधा जो नगर से आ रहा है, पूरा गांव का गंदा पानी मिल रहा है। तो यहाँ पर लोगों ने आस्था के नाम पर देखिए कितनी यहाँ पर अपने वस्त्र त्याग दिए, बेलपत्र फूल यहाँ पर सड़ के बदबू मार रहा है। कई दिनों से यहाँ पर ये गंदगी पड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर कोई भी जवाबदार व्यक्ति यहाँ पर निकालने की कोशिश नहीं कर रहा है। इस वक्त हम मौजूद है बड़वानी जिले के राजघाट से, जहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मेरे पीछे एक नाला है और इसी से जो शहर का जो मुख्य शहर है बड़वानी, यहाँ का जो ड्रेनेज बोल सकते हैं या गंदा पानी है वो नर्मदा में मिल रहा है, जिसके कारण नर्मदा का जो पानी है ना कि सिर्फ दूषित हो रहा है बल्कि जहरीला भी हो रहा है।
हमारे रिपोर्टर मध्य प्रदेश के सभी जिलों से गुजर रही नर्मदा के चप्पे चप्पे पर पड़ताल करते हुए आखिरी जिले अलीराजपुर के ककराना गांव पहुंचे। यहां हमने देखा कि नदी काफी दूषित हो चुकी है, लेकिन अलीराजपुर के जंगल नदी की गंदगी को साफ करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। फिर भी पानी इतना दूषित हो चुका है कि इसे प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। मैं इस समय मौजूद हूँ मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के ककराना क्षेत्र में, जहाँ पे मां नर्मदा का अंतिम पड़ाव है। अमरकंटक से निकलने के बाद ये लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये अलीराजपुर के इस क्षेत्र में पहुँचती है। ये है ककराना, जहाँ के बाद ये गुजरात में प्रवेश कर जाती है। इस दौरान नर्मदा कई क्षेत्रों से निकलती है, जहाँ के गंदे नालियों का पानी इस नदी में मिल जाता है, जिसके बाद ये नदी इतनी प्रदूषित हो जाती है कि इसका पानी पीने योग्य नहीं होता है। इसी दौरान हमने जब इसका TDS यहाँ पे चेक किया तो 158 से 160 के लगभग पहुँचा है। बात करें मां नर्मदा की साफ सफाई के लिए तमाम अभियान और योजनाओं की, तो इसमें एक पहल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की भी दिखती है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ ट्रीटमेंट प्लांट केवल दिखावटी ढांचा बनकर रह गया। इसकी तादाद भी इतनी कम है कि यह गंदगी के पहाड़ के सामने एक राई की तरह है, जिसका प्रयास सार्थक साबित नहीं हो रहा। यूं तो नदियों की सफाई पर हर साल अरबों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन वह पैसे जाते कहां हैं, उसका जमीन पर असर क्यों नहीं दिखता, यह चर्चा का केंद्र है। हमारे रिपोर्टर जबलपुर के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का हाल जानने पहुंचे। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का मौजूदा दौर में क्या हाल है, इसे भी समझ लीजिए। जबलपुर में 3 सबसे हाईटेक STP प्लांट लगाए गए। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट गंदा पानी साफ करता है। STP प्लांट नालियां साफ करने के लिए लगाया जाता है। नालियां नदी के प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण है। इंदौर और डिंडौरी में भी ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए। करोड़ों खर्च करने के बाद भी अभियान सफल नहीं हो सका। प्लांट की तादाद नालियों की तुलना में बेहद कम है। प्लांट निर्माण में चरम अव्यवस्थाओं पर भी कई सवाल हैं। 12 करोड़ की लागत से STP प्लांट बना। आइए एक नज़र जल्दी से मैं आपको दिखा दूं। ये STP प्लांट बना है और ये STP प्लांट बहुत ही हाईटेक बना है। ये कह सकते हैं कि जबलपुर में बना ये STP प्लांट सबसे हाईटेक और सबसे महंगा STP प्लांट ये यहाँ बना है। देखिए पूरा गंदा पानी यहाँ पर स्टोर होता है। ये गंदा पानी स्टोर हो रहा है। गंदा पानी स्टोर होने के बाद ये पानी यहाँ से इस तरह से एक फिल्टर होके ये देखिए यहाँ पर पानी खींचा जा रहा है। ये पहला फिल्टर होने के बाद ये यहाँ पर पानी पाइप से खींचा गया, फिर ये पानी यहाँ पर आता है। इसकी सेकंड प्रक्रिया है चल रही है। ये फिल्टर यहाँ पे किया जाता है पानी। और ये देखिए ये UV पंप यहाँ पे लगाया गया है। वही UV पंप जो हम लोग आप लोग घर में पानी पीते हैं, वही UV पंप जो है हाईली टेक्नोलॉजी वाला यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। और उसके बाद UV पंप से होने के बाद ये पानी फिल्टर होता है और फिल्टर होने के बाद यहाँ पर इस तरह से निकल रहा है और ये पानी सीधा नर्मदा नदी में चला जा रहा है। जब इस STP प्लांट का उद्घाटन हुआ था तो महापौर जगत बहादुर अन्नू ने खुद ये पानी पी के टेस्ट करके बताया था कि ये जो पानी हम फिल्टर नर्मदा नदी में छोड़ रहे हैं वो बिल्कुल प्यूरिफाई है, यानी कि पीने के लायक है। जैसा हम घर में RO लगाते हैं, हम देख रहे हैं उसी तरह का UV RO जैसा UV लगा हुआ है। पूरा डोजिंग पंप होता है, उसमें फ्लोरीन वगैरह पूरी चीज़ कंप्लीट होती है और पूरी प्रोसेस से गुजर के पानी को साफ करके नर्मदा नदी में डाला जाता है। हाँ। इस तरह के कितने पंप STP प्लांट है यहाँ पर? इस तरह के अभी तो 3 प्लांट हैं। और किसी भी नदी में रेत किसी जीव में खून के समान होती है, क्योंकि बिना रेत की नदी मृत शरीर के बराबर हो जाती है। और हमने इसे समझने का प्रयास किया कि नदी में रेत का क्या महत्व है, आखिर क्यों प्रशासन और रेत माफियाओं के बीच हमेशा नोकझोंक होती रहती है। रेत खनन को रोकना इतना जरूरी क्यों है, इसे समझिए। नर्मदा में अवैध रेत खनन जोरों पर है। रेत माफिया नर्मदा को खोखला करते जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि नदी के लिए रेत बेहद जरूरी है। अगर ऐसे ही रेत खनन लगातार जारी रहा
तो इससे कई प्राकृतिक प्रलय आने के आसार बन जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेत प्रकृति का वह अद्भुत पदार्थ है जिसमें नदी के पानी को होल्ड करने की क्षमता होती है। अगर नदी से सारे रेत निकाल लिए जाएं, तो पानी नदी में नहीं ठहर सकता। इस परिस्थिति की वजह से हर साल कहीं बाढ़ अपना प्रकोप दिखाती है, तो कहीं सूखे से अकाल पड़ जाता है। यही वजह है जिससे सरकार रेत खनन को रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन रेत माफियाओं पर अंकुश लगाना बड़ी चुनौती बना हुआ है। नदी उत्खनन को लेकर जबलपुर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने भी स्वीकार किया कि तमाम प्रयासों के बावजूद अवैध खनन पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लग पा रहा है। नदी में रेत की अहमियत को ग्राफिक्स के जरिए समझिए। नदी में रेत जीवित शरीर में खून के समान होता है। बिना रेत की नदी पानी होल्ड नहीं कर सकती। रेत की कमी से सूखे और बाढ़ जैसी आपदा निर्मित होती है। अवैध रेत खनन को रोकने के लिए सरकार ने कड़े कानून बनाए हैं। भारी भरकम जुर्माने के बाद भी अवैध खनन जारी है। शिकायत के बाद भी प्रशासन मामले को नजरअंदाज करता है। अवैध खनन से राजस्व को अरबों का नुकसान हो रहा है। अवैध उत्खनन की लगातार शिकायतें आती हैं। आप देख भी रहे हैं, हम लगातार कार्रवाइयां कर रहे हैं और नर्मदा में अवैध उत्खनन न हो, ये माननीय हाईकोर्ट के निर्देश है, राज्य सरकार के भी सख्त निर्देश हैं। इस पे बड़ी कठोरता से और दृढ़ता से कार्रवाई लगातार जारी रहे। सर, बहुत एक्शन लिया है आपने, फिर भी कहीं कहीं जगह पे खबरें आ जाती हैं। ये बात आप सही कह रहे हैं कि लोग रात में कभी दूसरे जिले के नदी बॉर्डर पर है, कभी पड़ोस के जिले से कुछ कार्रवाइयाँ हो जाती हैं। और ये हम सतत रूप से संपर्क में, कमिश्नर साहब भी इसकी रेगुलरली मीटिंग करते हैं। बाकी जिलों के जो कलेक्टर्स हैं उनके साथ भी ज्वाइंट मीटिंग्स होती हैं। इसको नियंत्रित करने के लिए लगातार कार्रवाई करने का। अंतिम सवाल सर, सैटेलाइट माध्यम से उसको हाई ग्रेड तरीके से जोड़ने की बात की जाए तो उस दिशा में कोई पहल यहाँ पर हुई है? माइनिंग कॉर्पोरेशन इस दिशा में काम कर रहा है। अनकंट्रोल जो सैंड माइनिंग हो रही है वो नर्मदा को ले डूबेगी। यहाँ पर कोई भी साइंटिफिक तरीका इस्तेमाल किया था। अधिकांश लोगों को इसका ज्ञान ही नहीं है कि सैंड वास्तव में रोल अदा क्या करती है। मैं बताना चाहता हूँ कि सैंड जो है एक अद्भुत चीज़ है प्रकृति की, जो कि जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। नदियाँ, जो बड़ी नदियाँ होती हैं, अपने साथ वो सैंड लाती हैं और चारों तरफ जो सैंड रहती है वो सैंड सूखे के समय और बाढ़ के समय उस नदी के सर्वाइवल का कारण बनती है, उस नदी के बचाने के कारण बनती है। यदि आसपास की सैंड को बिना दिमाग का इस्तेमाल किए लगातार अपने एक्सप्लोर करते रहे तो होगा क्या? जितने भी जलीय जीव जंतु होते हैं वो रहते तो पानी में हैं, लेकिन अपना प्रजनन जो है वो रेत के अंदर करते हैं। रेत ही खत्म कर देंगे तो वो जीव जंतु प्रजनन कहाँ करेंगे? इसका मतलब है न केवल अब जलीय जीव जंतुओं के प्रजनन को खत्म कर रहे हैं, बल्कि उसका जो सॉकअप पार्ट है, जो सूखे और बाढ़ के समय पानी को रोकने का जो कार्य है वो नदी का खत्म हो जाता है। इसीलिए अब देखेंगे आप नर्मदा जैसी नदियों में भी थोड़ा सा पानी गिरता है, बहुत ज्यादा बाढ़ आती है। अमेरिका की जो प्रतिष्ठित संस्था है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, उसने कहा है कि विश्व में 6 वाटर बॉडीज ऐसी हैं जिनका आगे फ्यूचर जो है खतरे में है। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि उन्होंने भारत की नर्मदा को भी इसी श्रेणी में लिया है जहां पर एक अलर्ट है। ये इस बात को निश्चित करता है अभी भी समय है, अलर्ट हो जाए सरकारें तो हम नर्मदा को बचा सकते हैं। बात अगर नदी के स्वास्थ्य की करें तो उसमें पनपने वाले जीव जंतुओं से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। नदी का प्रदूषण जितनी जहरीली स्तर पर होगा, जीव जंतु और मछलियों की तादाद उतनी ही कम होती जाएगी। वैसे तो गंगा और दूसरी नदियों की तुलना में नर्मदा काफी हद तक साफ है, जिसकी वजह से इसमें महाशीर मछलियों की चहलकदमी भी देखने को मिलती है। फिर भी कई जगहों पर प्रदूषण इतना घातक रूप ले चुका है कि हमेशा जीव जंतुओं से भरी रहने वाली नदी का गर्भ धीरे धीरे वीरान हो रहा है। लगातार जलीय जीव विलुप्त होते जा रहे हैं। इस वजह से मछुआरों की टोकरी अब खाली दिखने लगी है। नर्मदा से धीरे धीरे सभी प्रजातियों का सफाया हो रहा है। बायोडायवर्सिटी अकेला एक मूल मंत्र पर्याप्त है। बायोडायवर्सिटी बढ़ती जाएगी तो इसका मतलब वाटर बॉडी बढ़ेगी। बायोडायवर्सिटी घटने का मतलब है वाटर बॉडी समाप्त हो रही है। ये अपने आप में बहुत नेचुरल साइन है। इसके लिए अलग से पीएच, बीओडी, सीओडी इत्यादि इत्यादि निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। अब यदि बायोडायवर्सिटी को निकालें तो आम पब्लिक को समझने के लिए बायोडायवर्सिटी माने क्या, तो बायोडायवर्सिटी मतलब जलीय जीव जंतुओं की संख्या में वृद्धि होना बायोडायवर्सिटी है। नर्मदा उन कुछ एक बहुत ही रेयर जो है वो पवित्र नदियों में से एक है जिसमें महाशीर मछली पाई जाती है। महाशीर मछली कैसी होती है? इसको बोलते हैं टाइगर ऑफ वाटर। ये मछली गंगा में नहीं पाई जाती, ये यमुना में नहीं पाई जाती, ये नर्मदा की कैरेक्टरिस्टिक है। क्यों? क्योंकि
गंगा और यमुना की तुलना में नर्मदा का पानी बहुत बहुत ज़्यादा साफ था। यही कारण है इसकी अलग से कैरेक्टरिस्टिक के कारण कि ये तो नर्मदा की ही कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ पर महासीर जैसी मछली पाई जाती है। 2024 की एंड में हालत ये है कि 1% से कम महासीर मछली बची है। उसका क्या मायने है? उसका मायने साफ है कि धीरे धीरे नर्मदा का पानी लगातार डिट्योरेट हो रहा है, लगातार खराब हो रहा है। और चूंकि फ्रेश वाटर नहीं बचा है इसलिए फ्रेश वाटर फिश महासीर जो है वो लुप्त प्राय हो रही है और समाप्त हो रही है। सैकड़ों स्थानों पर अनट्रीटेड पानी सीधे नर्मदा में मिल रहा है। उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट भी है और हाउस होल्ड सीवेज भी है। ये क्या करते हैं? ये नर्मदा के पानी को लगातार डिट्यूरेट करते हैं। कई स्थानों पर तो नर्मदा का पानी बी तो छोड़िए सी और डी कैटेगरी के बीच में झूल रहा है। यानी वो पानी सीधे आज की तारीख में सीधे आचमन करने लायक भी नहीं है। नहाने के बाद तो आपको बहुत सावधानी लेनी पड़ेगी। नर्मदा की सफाई को टूरिज्म से जोड़ते हुए हमने इससे जुड़ी योजनाओं का भी जायजा लिया। जीवनदायिनी नर्मदा से टूरिज्म के जरिए बड़ी आमदनी हो सकती है। रेत खनन के बजाय टूरिज्म और मत्स्य पालन बड़ा आय का जरिया बन सकता है। इस क्रम में हमने मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी से बात की। उन्होंने टूरिज्म की दिशा में विदेशी पर्यटकों के लिए कुछ खास तो नहीं बताया, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम के बारे में बताया। 30 किलोमीटर के अंतराल में नर्मदा परिक्रमा पथ बनाने का उन्होंने रोड मैप बताया, जिससे श्रद्धालुओं और सैलानियों को बड़ी राहत मिलेगी। नर्मदा जी की जो परिक्रमा है वो लगातार लोग करते हैं, बड़ी श्रद्धा पूर्वक करते हैं। और कहा भी गया है कि नर्मदा जी एक ऐसी नदी है जिनके दर्शन मात्र से सारे पाप दूर होते हैं। तो नर्मदा का जो परिक्रमा पथ है उस पर अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी 1-2 बार संज्ञान में लिया है। तो परिक्रमा पथ पर निश्चित 20-20, 25-25 किलोमीटर के अंतर से इसमें पंचायत मंत्रालय भी शामिल रहेगा और ये अपना मंत्रालय तो रहेगा ही। तो 2-3 मंत्रालय मिला के उसको ऐसी रचना योजना बन रही कि 20-20, 25, 30-30 किलोमीटर पर कुछ ऐसे स्थान बन जाए जहाँ लोग रुक सकें परिक्रमावासी। तो उसकी जल्दी रचना योजना सामने आएगी। हमने जनता की राय भी जानने की कोशिश की। नदी की सफाई उनके लिए कितना महत्व रखती है? अगर नदी पूरी तरह स्वच्छ हो जाए तो उन पर कितना प्रभाव पड़ेगा? इसके जवाब में लोगों ने नदी को खुद के जीवन के स्रोत से लेकर आय का बड़ा जरिया बन सकती है। खेती और देश की आर्थिक आय के लिए यह नदी बड़ा वरदान साबित हो सकती है। अब नर्मदा के पानी में कंटामिनेशन आने लगा है, प्रदूषण आने लगा है। तो अगर इसको हम स्वच्छ करेंगे तो बहुत सारे शहरों में, गांवों में, कस्बों में नर्मदा के पानी को पेयजल के रूप में उपयोग कर रही है वहाँ की लोकल बॉडीज। नदी से हमको ही नहीं, जीव जंतु को भी नदी के माध्यम से जल की आपूर्ति होती है। हमारे यहाँ फसल कृषि प्रधान देश है, तो कृषि के रूप में भी नदियाँ हमें बहुत तरह से सहायता देती हैं। जब बारिश का पानी एकत्र हो जाता है तो नदियों के माध्यम से सिंचाई का कई लाखों हेक्टेयर भूमि सिंचित हो रही नदियों के माध्यम से। नर्मदा जी की सफाई होगी तो चारों ओर से बदलाव आएगा। पहला तो मुख्य ये है कि अगर पीने का स्वच्छ पानी मिल जाएगा, दूसरा टूरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा हमारे ज़िले में और हमारे मध्य प्रदेश में, क्योंकि टूरिज्म हमारे यहाँ कोई ऐसी चीज़ है नहीं जिसको हम टूरिस्टों को आकर्षित कर पाएँ। जो पढ़े लिखे टाइप के हैं वो लोग किनारे खड़ा होकर के और माँ का दर्शन कर ले, नहाने धोने आ ही नहीं पा रहे हैं। जो आस्था वाले हैं वही बस आ रहे हैं नीचे। अगर सर सफाई रहता, साफ रहता तो वो लोग भी आते नीचे नहाने के लिए। हाँ, सरकार तो अपने तरफ से कर रही है लेकिन फिर भी सफिशिएंट नहीं है। अब थोड़ा और अभी प्रयास करना चाहिए, या नीचे के ऑफिसर ध्यान नहीं दे रहे हैं जितना सरकार कर रही है। हमने नर्मदा की सफाई और जमीनी हकीकत इस खास पेशकश के जरिए दिखाई। नर्मदा के सफाई अभियान को वास्तविक सफलता तभी मिलेगी जब जनता सरकार की योजनाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर रूपी अभिशाप को समाप्त करने में अपना सहयोग दे। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने मां नर्मदा के प्रदूषण की असल बानी को दिखाने की पूरी कोशिश की, लेकिन विडंबना यह है कि जिस प्रदेश में करोड़ों लोग मां नर्मदा को मां मानकर पूजते हैं, उसी प्रदेश में करोड़ों लोग सीधे नदी में गंदगी का अंबार छोड़ रहे हैं। इन हालातों को बदलने की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है, हमें और आपको भी सोचना होगा और हमें मिलकर नर्मदा को बचाना होगा, क्योंकि नर्मदा में अगर पवित्र जल है तभी हमारा सुनहरा कल है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने नर्मदा के गंभीर समस्या को समझने और समझाने की पूरी कोशिश की
और इसके साथ समाधान ढूंढने का भी पूरा प्रयास किया। न्यूज़ 24 जनता से जुड़े मुद्दों को हमेशा से उठाता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।